हज़रात मोमिनीन अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त जैसा कि आपके इल्म में है कि मुसलसल ग्राफ एजेंसी मीडिया के हवाले से तमाम उलमाए कराम से और सोशल एक्टिविस्ट हज़रात से गुफ्तगू कर रही है, क्योंकि मीडिया का करैक्टर जिस तरह से सामने आया है इस बार वो यकीनन अफसोसनाक है। और इस पर आज हम गुफ्तगू करेंगे सहाफ़त की दुनिया से एक अरसे से खिदमत अंजाम देने वाली शख्सियत। हमारी मुराद है जनाब अमान अब्बास साहब, जो कि सहाफ़त अखबार के हवाले से पूरी दुनिया में जाने और पहचाने जाते हैं, और इसके अलावा दीगर न्यूज़ एजेंसीज़ में भी आपका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है। तो आज हम अमान अब्बास साहब के साथ गुफ्तगू करेंगे मीडिया का जो इस वक्त के हालात है, जो चेंजेस आ रहे हैं, जिस तरह से मीडिया का बात करने का जो तरीक़ा है और जो जिस तरह से वो जजमेंट सुना देती है, उस हवाले से हम बात करेंगे। अमान अब्बास साहब, आपका इस्तकबाल है हमारे इस प्रोग्राम में। अमान भाई, आप मुस्तकिल देख रहे हैं और जाहिर है कि एक आपने एक बड़ा अरसा मीडिया के हवाले से गुजारा है और आपने काफ़ी जर्नलिज्म में जो उतार चढ़ाव आए हैं उन पर भी आपकी बहुत पैनी निगाह है। तो इस वक्त जिस हालात में मीडिया चीज़ों को रिप्रेजेंट कर रही है, शोहदा को आतंकवादी बना रही है, और जो जिसे हम कहते हैं कि निष्पक्ष पत्रकारिता कहीं ना कहीं गुम हो चुकी है, उसके हवाले से एज अ प्रिंट मीडिया, एज अ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, आपका क्या नज़रिया है? देखिए, एक ज़माना था जब जो पत्रकारिता थी या सहाफ़त उर्दू में कह लिया, वो एक मिशन के तहत होती थी। उसके बाद आज़ादी के बाद ये हुआ कि धीरे धीरे उसमें कारपोरेट सेक्टर इन्वॉल्व होने लगा और वो आ गया साथ में। एक बिजनेस हो गया जी। अब बिजनेस में आप जानते ही हैं कि हर आदमी अपने फ़ायदे नुकसान के लिए काम करता है। जी। लेकिन अभी इधर कुछ साल से जो रोल हो रहा है वो उसका बहुत ही, आप कहिए कि बायस्ड रोल सामने आ रहा है। वरना किसी हद तक इस विकार को भी आदमी कायम रखता था और अपने बिजनेस इंटरेस्ट भी पूरे करता था। अब पूरी तरह खुल के मतलब ये बिजनेस को ही फोकियत दी जा रही है। प्रोपेगेंडा बन गया, पत्रकारिता जो है प्रोपेगेंडा में बदलती जा रही है। जी जी। अब जब ये चेंज आना शुरू हुआ तो जो ज़िंदा कौमें हैं उनके जो लीडरान हैं, चाहे वो मजहबी हों चाहे सियासी हों, जी, उन्होंने अपनी कौम को भी उसके लिए तैयार किया, अपनी चीज़ें भी दी। उन्होंने महसूस कर लिया कि भाई अगर कोई एक बिजनेसमैन है, वो अपनी बिजनेस को बढ़ाने के लिए अगर इस तरह हुकूमत की या एक नज़रिए वाली पार्टी की हिमायत करता है या किसी को क्रिटिसाइज करता है जी, तो लोगों की नज़र में तो बात आ ही रही है जी, लेकिन उसका सद्देबाब यानी उसका तोड़ नहीं हो पा रहा है। तो उन्होंने अपने मीडिया हाउसेस तैयार करने की सिमत में, चाहे वो छोटे ही से शुरू किया, जी जी, वो किया। अब हमारे के यहाँ मुसलमानों में ख़ास तौर से जो अभी आप मैटर की तरफ इशारा कर रहे हैं, तो शिया कम्युनिटी में जी जी, तो कोई सियासी लीडरशिप तो रही नहीं है अब जिसे कहिए जी, और जो बेचारे छोटे लीडर कारपोरेशन सतह के हैं भी दो चार, वो इन्हीं मौलवियों के पीछे भागते हैं। जी। तो प्रैक्टिकली मौलवियों के पास सियासी क़यादत भी है और मजहबी क़यादत तो है, या होना भी चाहिए। तो आपको क्या लगता है, बेंगा एक पत्रकार, एक मीडिया हाउस से आप भी जुड़े हुए हैं, अपना एक बड़ा काम आप अंजाम दे रहे हैं, तो ये सियासी जो क़यादत है, ये जो उलमाए कराम कर रहे हैं, क्या ये मुनासिब है या गैर मुनासिब है आपकी निगाह में? नहीं, देखिए, उलमाए किराम का लफ्ज़ तो ना कहिए, दुनिया परस्त उलमा कहिए जो फील्ड में हैं। जी। उलमाए किराम तो ये लोग इस बात पे फैसले ही नहीं कर पा रहे हैं, सारी बुराई की जड़ यहीं पे आती है। देखिए, आपने बहुत अच्छा सवाल कर दिया। जी जी।
देखिए, ईरान में इमाम खुमैनी ने एक फ़ैसला किया कि हमारा मज़हब ही हमारी सियासत है और हमारी सियासत ही हमारा मज़हब है। सही है ना। तो वो उस पर गामज़न है आज की देर तलक और उस पर स्टैंड करते हैं। सही। हिंदुस्तान के पस मंज़र में हमारे माजी के उलमा ने ये फ़ैसला किया था कि मज़हब और सियासत अलग अलग है। सही। आज के दौर में जो हमारे मुनाफिक उलमा हैं वो उधर से भी चल रहे हैं और इधर से भी चल रहे हैं, कोई इनका स्टैंड नहीं है। माफ़ करिएगा, समझ रहे हैं। आपकी निगाह देखिए, मैं एक आपको जो ख़ास इशू की तरफ आपने इशारा किया, जी, जिस वक्त मीडिया जिस तरह से शोहदा इस्लाम को एक दहशतगर्द की पिक्चर बनाकर पेश कर रहा है, तो मैं कैसे कोई फ़ैसला लेने से आरी जो लीडरशिप होती है तो ये नतीजा जो उसका भुगतना पड़ रहा है। मैं आपको बता रहा हूँ जी कि आज से 8-10 साल पहले की बात है कि जब अमेरिका ने 7-8 तंजीमों के साथ हिज़्बुल्लाह को भी दहशतगर्द तंजीम की लिस्ट में डाला था बैनुल-अक़वामी सतह पे जी, तो सारी दुनिया के मीडिया में, इंडिया में, हर जगह वो खबर छपी, नॉर्मली छोटी सी जी जी कि इन नई तंजीमों को भी सही उसमें डाला है दहशतगर्द तंजीम में। हमारे के यहाँ भी खबर छपी, लेकिन होना तो ये चाहिए था कि हमारी शिया लीडरशिप के कान खड़े हो जाते और वो उसी वक्त से इसका तदारुक करने एक प्रोटेस्ट करते और उसका सद्देबाब करने के या इसी तरह से जवाब देते मीडिया में। सही, जो इस वक्त हो रहा है। हाँ, जो इस वक्त हो रहा है जी। तो उस वक्त करते तो आज ये सूरत हाल ना होती। 100% बता रहा हूँ जी जी। लेकिन उनमें से बाज़ जो बदउनवान और बदकार मौलवी थे उन्होंने उस खबर को उल्टे हमारे ही खिलाफ इस्तेमाल करा। अच्छा। गुमराह किया कौम को कि ये हिज़्बुल्लाह को दहशतगर्द लिख रहे हैं माज़ल्लाह, मतलब जैसे मेरी खबर है वो। सही, आप तो एक रिपोर्ट रहे। तो जैसे ही हमारे नॉलेज में ये बात आई तो मैंने वो मेरे दिल्ली के अखबार में वो एडिशन में छपा था, तो मैंने अगले ही दिन सारे एडिशन में फ्रंट पेज ये वजाहत छपवा दी कि हम अखबार हिज़्बुल्लाह को और हमास को भी मैंने उसमें जोड़ दिया, क्योंकि हमें मालूम था कल को ये सब भी होने वाला है जी। दहशतगर्द तंजीम नहीं मानता है, बल्कि हम उन्हें मुजाहिद तंजीम मानते हैं। ये आपके अखबार का ज़ाती नज़रिया था। हाँ, हमारा अपना जो अखबार की पॉलिसी थी। अखबार की पॉलिसी जी। उसके बाद भी जो इन लोगों की बदउनवानियों के ख़िलाफ़ हम कौम को आगाह करते रहते हैं, उससे ये जो तपे हुए मौलवी थे बदकार और बदउनवान, इन्हीं ने ये सिलसिला जारी रखा। तो एक दिन ये अली अब्बास ख़ान जो मौलाना है, इसका हमारे पास फ़ोन आया। इसने ये बात कही, हम समझे शायद ये ज़्यादातर ईरान में भी उधर रह रहा था और आता था, इसे मालूम नहीं है, तो हमने बता दिया कि भैया वो खबर आई थी और हमने उसकी वजाहत कर दी है। तो कहना अरे ऐसे कैसे होता है और आपने ये कर दिया वो कर दिया, और तो मैंने कहा भाई ये तुम किस तरह से पूछ रहे हो, ये तो तुम्हारी जिम्मेदारी है कि उसको वो करो, रद्द करो, कंडम करो। हाँ, तो कहना नहीं आप लोग ऐसा करते हैं। तो हमने कहा भैया हम नहीं करते हैं, ये तुम कर रहे हो कि घर के एक कमरे से शिराजी से पैसे ले रहे हो और एक कमरे से आगा खाम नहीं कि तुम, और ये कुरान सामने रखा है देखिए, ताकि हमें तो जो लोग जानते हैं वो जानते ही हैं कि मैं कभी झूठ नहीं बोलता हूँ, उसी की कीमत चुकाता हूँ। लेकिन जो लोग नौजवान नस्ल या जो मुझे नहीं जानते हैं उनको भी ये यकीन है कि बिल्कुल हर्फ ब हर्फ सही है। तो ये मैंने कहा कि तुम्हारे के यहाँ आगे खामनेई के फतवे के ख़िलाफ़ शिराजी का भांजा और वो घर में क़याम किया था, वो तुम्हारा भाई हमारे दफ्तर भी लेके आया था उसको कि वो कमाजनी और जंजीर लगवाने आया था यहाँ, मुहर्रम की बात है। तो खैर, तो ये घबरा गया। फिर आप देखिए कि अगर उसके बाद भी अगर उस वक़्त ये चीज़ें, तो वो हमारा ऑफिस जब आया था
तो इत्तेफाक से उस दिन हमारे यहाँ आप आइएगा तो टेबल पे अखबार उर्दू के रखे रहते हैं, ऊपर सहाफ़त रहता है। तो उसमें उस दिन के अखबार में जापानी प्राइम मिनिस्टर आगा खामनेई से मीटिंग कर रहा था। तो वो उसमें उसने यूँ कनकियों से देख लिया, तो उसने इसके भाई से कहा कि तर्जुमा करके बताओ कि ये क्या है। तो हमने कहा भाई हमारा पॉलिटिकल अखबार है और ये आगा खामनेई से मीटिंग है। तो कह रहा था कि अगर ये मजहबी कर दें, मतलब इनका ना छापें उसका मैसेज था, तो हम पूरे अखबार का खर्चा दें। तो मैंने कहा कि भाई ये सब अपना नहीं है, हमारे किसी के पेरोल पे रहने की आदत नहीं है, और ये मजहबी पर्चा जाबिर निकाल लें मौलाना, उनके यहाँ दे हो जाए। लेकिन ये तो एक अलग की बात थी, लेकिन ये इतनी ज़रूरी थी और ख़ास इस मौजू से रिलेटेड है कि अगर वहीं इसका सद्देबाप कर दिया जाता तकरीबन 10 साल पहले, हाँ तकरीबन 10 साल पहले, तो आज ये नौबत नहीं आती। सही। एक और मैं आपको वाक़या बताऊं कि जब शिया पर्सनल लॉ बोर्ड बना और इसका पहला इजलास दिल्ली में वही बहादुर शाह जफर रोड के खाल पे हो रहा था, तो उन्होंने उसका उन्वानी दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ रखा था। उस वक़्त ये बर्निंग टॉपिक था दहशतगर्दी, आज की तरह, फिर से आज की तरह। लेकिन आज तो गलत रुख उसको दिया जा रहा है। उस आज तो इजराइल दहशतगर्दी कर रहा है जिसे कहिए, लेकिन उस वक़्त तो मुसलमान तंजीमें दहशतगर्दी फैला रही थी, वहाबी जैसे सिपाही साहबा वगैरह। हाँ, ये लोग अल-कायदा और सिपाही साहबा, दाइश, हाँ वगैरह, सो मैनी। तो वहाँ प्रोग्राम शुरू होने वाला था, तो ये हसन मेहदी उर्फ झब्बू साहब जो हैं हुसैनी फंड के, ये वो अपने कागज़ वागज़ लेके आए, कहने बताइए 25 साल से हम लोग दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ लड़ रहे हैं और क्रेडिट ये लिए जा रहे हैं। तो हमने मुस्कुरा के कहा कि अरे वो 1400 साल की बात कर रहे हैं। झब्बू भागा। ये बात यासूब ने भी सुनी, तो यासूब ने अधर साहब से कही होगी। अगले दिन उनका फ़ोन आया, अरे कहने वाह आपने क्या इशारा किया। और उसके बाद वो अपनी मजलिसों में मुस्तकिल उसको मौजू बनाते रहे करबला के ताल्लुक से। उनका अशरा भी है इस पर, इस्लाम और दहशतगर्दी। तो ये बात ये हो रही है कि उस वक्त भी शिया पर्सनल लॉ बोर्ड के जलसे में, यहीं जो उसके बाद सब्जेक्ट कमेटी का जलसा था आपके सुल्तान मदारिस में, चीज़ें सब रिकॉर्ड पे हैं। अकेले मैं था जो हमने कहा कि ये सारी सिचुएशन बदल जाएगी, आप एक चैनल अपना कर लो। सही। और उसमें उस वक़्त वो हैदराबाद के नवाब थे और ये कश्मीर के वो एक एमएलए थे और बिजनेसमैन भी है, मौलाना इफ्तिखारी। इन लोगों ने उसकी तायद की और कहा हम दोनों ही खाली मिल जाएं तो ये बात अमान भाई हो जाएगी। सही। लेकिन वो आज तक अमल में नहीं आई, ठंडे बस्ते में। हाँ, लेकिन कहने का मतलब ये है कि ये रवैया अपने उलमा का है कि अगर उनकी औलादें नालायक हैं तो वो कौम, मतलब कुछ नहीं करना है उन्हें कौम के लिए कोई मुखलिस नहीं है। ये सब जो मुजाहरे वगैरह हो रहे हैं, इन ये भी हाफ हार्टेड हैं, सिर्फ पैसे के लिए। इसमें एक आवाम का तो इखलास है कि उनके जज्बात हैं, लेकिन जो स्टेज पे आ रहे हैं उसमें सिवाय कल्बे जवाद साहब के किसी की हिम्मत भी नहीं हो रही। आप देख रहे हैं कि उसका नाम भी लें तंजीम का या शाहिद का, तो ये मुजाहरा कर रही है। और लेकिन सब जगह से पैसे वही खा रहे हैं, तो कौम भी उन्हीं के हाथ पैर चूम रही है। जबकि ये खालिस सियासी मसला है। आप देखिए, मैं एक बात और कह दूं ताकि कौम के नौजवानों की आंखें खुल जाएं आज भी। ये प्योर इंटरेस्ट का मसला है। आप इसमें तासुब को भी नहीं कह सकते कि आपके खाली यहूद और नसारा या कोई मुस्लिम दुश्मन तंजीमें ही खाली हैं। भाई आप बताइए, आप अमेरिका या यूरोप या और किसी भी मुल्क का नाम लें,
जो गैर इस्लामी है, जी जबकि आपके सऊदी अरब, कतर, मिस्र और ये 50 जो मुस्लिम कंट्रीज़ हैं, वो कौन सामने आ रहा है? सही है। तो आज जो आप यहाँ रोना रो रहे हो हैं, इसके लिए तो आप खुद जिम्मेदार हो, हमारा हिंदू भाई जिम्मेदार थोड़ी है। वो तो एलर्जिक है और वो मुस्लिम कौम से दर्जा नाराज़ इसलिए है। आप देखिए हमारा सेकुलर हिंदू क्यों नाराज़ है? वो इसीलिए कि वो देख रहा है ये कैसी कौम है जो इनका लीडर इन्हीं को बेच रहा है और ये फिर भी उसी के पीछे भाग रहे हैं। मैं कसम कुरान की खा के कह रहा हूँ, ये मसले की जड़ है। जो आज आप देखिए खाली कोई जो एक कुछ लोग हमेशा से दुश्मन रहे, एक तंजीम उसमें बहुत ही मशहूर है मुस्लिम दुश्मनी की, लेकिन बाकी जो हिंदू है वही तो आज तक आपके सीना सिपर रहता था हर चीज़ में। आज वो क्यों खामोश है? ये कोई सोच रहा है? जी जी। तो हमारा नौजवान जब तक ये मौलवियों से जो स्टेज पे और मेंबरों पे और इदारों पे काबिज हैं इनसे नहीं पूछेगा, तो आज तो उसकी अभी हालत बेरोज़गारी और मुफलिसी और इसकी हो रही है। खुदा न खास्ता कल इसकी बदतरीन कीमत इन्हीं को चुकाना पड़ेगी। ये आप समझ लिए, ये जितनी जल्दी हो जाए, हमारे उलमाए हक़ का भी ये फ़र्ज़ बनता है इस वक्त कि वो आफियत पसंदी छोड़ें और मैदान में आके इन बदउनवान और बदकार मौलवियों के ख़िलाफ़ महाज बनाएं। तभी उम्मत मुस्लिमा का, हिंदुस्तान में तो कम अज़ कम उम्मत मुस्लिमा का फिर से जो माजी में हमारी इज़्ज़त थी जी जी। वो बहाल होगी, वरना आज समझ लिए कि ये हाल है। आपने मीडिया के हवाले से बात की, आपने आज के हालात के हवाले से बात की, आपने नौजवानों के हवाले से बात की, कौम और मिलत के हवाले से बात की, आपने जो हमारे हिंदू भाई जो हमारी दिफा करते हैं, हमारा डिफेंस करते हैं। ज़ाहिर है कि हम जिस मुल्क में रहते हैं, ये गंगा जमुनी तहज़ीब का एक मतलब नमूना पेश किया जाता है कि हिंदुस्तान में सभी मसलक, सभी अदियान के लोग रहते हैं। और आपने मसला भी बता दिया कि इस तरह के मसाइल हैं, इसलिए इस तरह की बातें रूनुमा हो रही हैं। लेकिन हर मसले का कोई हल भी तो होता है, तो वो हल आप क्या रखना चाहेंगे आवाम के सामने? देखिए, मसले का हल वही है कि कम अज़ कम अगर आप इसको हिंदुस्तान के पस मंज़र में देखिए अभी रहबर ने जो हालिया बिल्कुल जिस पर पूरी दुनिया की नज़रें लगी हुई थी, जुमे का जो खुतबा दिया आके बहुत अरसे बाद, उसमें उन्होंने आपसे ये नहीं कहा है कि आप लड़ने आओ, मरने आओ, ये करो। उन्होंने आपसे तक़वा इलाही का मुतालबा किया है कि मैं तुम्हें दावत देता हूँ, जो हम पर लाज़िम है, हर एक पे लाजिम है। उसके उन्होंने काल भी दिए और फिर से याद दहानी की है। तो इसका मतलब कि यहाँ कहीं तक़वे की कमी है ना, तो वो उसको तक़वे का क्या है, वही कि आप अपना कैरेक्टर सुधारो, जो आपकी वफादारियाँ हैं उसको साबित तो करो। सही। तो आप यहाँ एक फ़ैसला ले, या तो मौलवी आके इलेक्शन लड़े जो ईरान में होता है, और या फिर किनारे हो जाए, सियासी लीडरशिप को आगे करे। नहीं तो आपको नहीं लगता कि किसी मौलवी को या आलिम दीन को सियासत में आना चाहिए या दूर रहना चाहिए? क्या मतलब वाज़े तौर पे बात नहीं हो पा रही? वाज़े तो कह रहा हूँ कि भाई अगर वो एक नज़रिया तो यहाँ कायम करें कि वो दीन और मज़हब को एक ही समझते हैं ईरान की तरह। हाँ, तो यहाँ तो इम्प्लीमेंट नहीं होगा। हाँ, लेकिन अगर यहाँ के हालात ऐसे नहीं हैं तो उसमें दखल क्यों दे रहे हैं? अपनी सियासी लीडरशिप को आगे करें ना। जो अब ये मान ली खुद तकरीरों में कहते हैं, मजलिसों में, कि तहरीर का जवाब तहरीर, तकरीर का जवाब तकरीर। तो अगर मीडिया का जवाब देना है तो मीडिया मजबूत करो ना। जी जी। अगर मीडिया, आप गोदी मीडिया के मुकाबले में, अगर हम मान लिए अकेला मेरा अखबार है जिसने शहीद लिखा है नसरुल्लाह को, उर्दू में भी नहीं किसी ने शहीद लिखा, आप उठा के देख लिया, हद हो गई। एक शिया अखबार भी जो है उसके लिए तो बहुत गुस्सा था कुछ लोगों में कि उसने भी जहाँ बाहर लिखा है तो, लेकिन अब वो कहाँ से निकला ये भी सबके सामने है। सही। आजकल बस सादिक साहब जिंदा होते तो बताते यकीनन। लेकिन कहने का मतलब आप हल पूछ रहे हैं, हल सामने है कि अगर आपको मीडिया का वो है, सियासी मसला है, तो आपको अपने सियासतदानों को आगे करना होगा। आपका एक आदमी ना विधानसभा में, ना लोकसभा में है, ना आपके मीडिया हाउसेज हैं, ना आपके मीडिया हाउसेज हैं। हाँ। मैंने यहाँ शिया पर्सनल लॉ बोर्ड की तकरीर में यही कहा था कि डेमोक्रेसी में
या तो मीडिया पावर, मनी पावर और मैन पावर, पावर, तीनों में से सबसे सस्ता मीडिया पावर आप कर सकते हो। ना आप पास मैन पावर है, आपकी आबादी कम है, सही, ना मनी पावर है, आपका टाटा बिरला अंबानी का ऐसा कोई पैसे वाला भी नहीं है। सही, तो फिर एक यही बचता है जिस पे आपको फोकस करना चाहिए। सही, लेकिन नहीं करना है तो इसी पे नहीं कर रहा है आदमी। सही, तो फिर सूरत हाल कैसे बदलेगी? सही, जब भी बदलेगी, नौजवान सामने आए, वो तकसीम कार करे, क्लासिफिकेशन ऑफ वर्क करे, जो जिसका काम है उसको जिम्मेदारी दे, उसको मजबूत करे, सब एक दूसरे के ताउन करें। अभी आपकी ताकत फिर से बहाल हो जाएगी, जी जी, दूसरे भी आपके साथ आने लगेंगे कि हाँ भाई ये जिंदा कौम है सही, और सही बात कहती है। अब आप एक गासिब पे तो लानत भेजो और दूसरे गासिब जो खुला खेल रहा है, यहाँ आज ही देखिए, आज ही ज़हीर इफ्तिखारी का बयान आया है कि भाई हमें बिठाओ स्टेज पे इन्हीं जलसों में और एजाज अतर का टेस्ट लो और हमारा तो हम अपनी पगड़ी उतारें अगर वो फ़ारसी बता दे, और वरना बच्चों का मुस्तकबिल क्यों नाश हो रहा है, तो कौन पूछ रहा है? तो ऐसे होगा। सूरत हाल बदलने को आज चाहे अभी हम बदल दें। मैंने तो एक जलसे में सियासी जब ये हुआ था तो मैंने तो दावा ही किया था कि 48 घंटे में बदल देंगे सूरत हाल। आज भी नौजवान आगे आए, सियासी लीडरान आगे आए, तो जो मदद है हमारी तरफ से हाजिर है, और इंशाअल्लाह साल भर के 6 महीने के अंदर सूरत हाल बदलती नज़र आएगी आपको। अच्छा, आखिर में एक सवाल और करेंगे कि आपको नहीं लगता है कि कौम में जो नौजवान हैं, जो हमारे एक आम लोग हैं, जिसे हम जैसे आम हजरात हैं, इनमें इनको अक्सर इस बात की शिकायत रहती है, और मेरे ख्याल से आपके मन में भी ये बात और ये सवाल कायम होता होगा कि हमारे कौम के उलमा एक साथ कभी किसी प्लेटफॉर्म पे क्यों नहीं आते कौमी मफाद को लेकर? देखिए, आप फिर वही बात बढ़ जाएगी और वीडियो भी लंबा हो रहा है कि जब मकसद एक हो तब तो एक जगह पे आए। जब नियत ही नहीं सही है, हर आदमी का अलग खाने का घर बना हुआ है जी, तो वो कैसे एक पे आएगा? अब आप बताइए, आज 40, एक मैं मिसाल दे रहा हूँ, खामनेई साहब का 40-45 जो भी साल 40 साल से रख लिए, यानी ईरान का और खामनेई साहब की हिमायत कल्ब जवाद साहब एक सा करते चले आ रहे हैं इतने दिनों। मैं किसी की वो नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ मिसाल के लिए कह रहा हूँ। हम अपनी कहेंगे तो आप कहिएगा अपनी कर रहे हैं, तो मैं उन्हीं एक लीडर की लीडर से या मौलवी की मौलवी से कर रहा हूँ। तो वो एक स्टैंड है उनका 40 साल से, ईरानी इनकलाब की हिमायत या खामनेई साहब जब से उनकी हिमायत जी। अब एक मौलवी कल को खामनेई साहब का पुतला जला रहा था, आज वही मौलवी फिर ईरान में बैठा हुआ है और उन्हीं का आदमी लेके जा रहा है उन्हें। तो आप बताइए, ईरान का आदमी लेके जा रहा है ना? हाँ, तो अब आप बताइए कि क्या गुजरेगी उनके दिल पे, जो लोग मतलब मुखलिसाना तौर पे और फी सबिलिल्लाह खाली उनकी हिमायत कर रहे हैं खामनेई साहब की, कैसे है क्या होगा? हाँ, लेकिन ये आज का जो आपका ये गुफ्तगू है, ये बड़ी ही मतलब तकलीफ़ दे भी है और ज़ाहिर है कि नसीहत आमेज़ भी है, क्योंकि अक्सर सच्ची बातें तो तल्ख़ हो जाती हैं, और आपने बहुत वजाहत के साथ चीज़ों को आवाम के सामने पेश किया। मैं चाहता हूँ कि इस सीरीज़ में इस बात को यहीं पर हम लोग इख्तिताम पज़ीर करते हैं। इंशाअल्लाह किसी नए मौज़ूआत के साथ आपके साथ मुसलसल सिलसिला जारी रहेगा, क्योंकि मामला यहाँ पर ख़ास तौर से मीडिया का था, लेकिन आपने जो कौम का दर्द भी इसमें शामिल किया, यकीनन वो काबिल गौर है और इस पर हम सबको गौर भी करना पड़ेगा। और यकीनन हमारे लिए ये इस्लाह का मकाम भी और सोचने का भी मकाम है कि हम किस आइडियोलॉजी को फॉलो कर रहे हैं और आने वाले वक्त यानी हमारी जो नई जनरेशन आ रही है उनको हम क्या देकर जाने वाले हैं। ये करना पड़ेगा ना, वरना हम भी जिम्मेदार होंगे। नहीं, बहुत शुक्रिया अमान अब्बास साहब कि आपने अपना कीमती वक्त हम सबको दिया, और इंशाल्लाह इसी सिलसिले में हमारी गुफ्तगू जारी रहेगी। यकीनन कुछ बातें अमान अब्बास साहब की मोमिनीन को तल्ख लग सकती है, लेकिन ये ज़ाहिर है कि इस पर हम सबको एक बार गौर व फिक्र करना ज़रूरी है। खुदा हाफिज़, वस्सलाम।